very social day, every day. And at the moment with us from the Congress to present a totally different view, I think our old friend, our very old friend, Mr. Farooqi, right now with us. Farooqi Saab, namaskar. नमस्कार सर, नमस्कार. हाउ आर यू सर? Absolutely fine, sir. Thank you very much. नमस्कार सर. सर इस वक्त कहाँ हैं आप? बड़ी खूबसूरत जगह पर आप दिख रहे हैं. ये क्या जगह है सर, बताएं. मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था और आप फॉरेन पॉलिसीज और उसकी इकोनॉमी की बात कर रहे थे, स्पेशली लंदन की. तो मैं लंदन बैठा हूँ. लंदन में बैठे हैं सर. वाह, वंडरफुल. तो लंदन में सर असल में खाने की कीमतें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा, लोग स्टार्व कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, भाग रहे हैं, दुकानें लूट रहे हैं. ऐसा कुछ हो रहा है क्या? पहले के मुकाबले में कुछ ना कुछ तो फर्क आया है इनका जी. ये जो रशिया और जो वॉर चल रही है, रशिया और यूक्रेन की, और यूक्रेन इनका सबसे बड़ा सप्लाई चेन था फूड, स्पेशली फूड के मामले में जी. तो उससे इनको आया है. ओवरऑल इनकी इकोनॉमी खराब हुई है, लेकिन दे विल बाउंस बैक, यू नो दैट. Yes, they are very hard working people. They will bounce back on that, there is no doubt. इनकी अब हार्ड वर्किंग से ज्यादा इनकी जो पॉलिसीज थी, जिसमें इन्होंने एशियंस को जोड़ लिया है, जो हम इंडियंस आके इनको मेहनत करके इनकी इकोनॉमी को ग्रोथ देते हैं, इट इज आल्सो बेनिफिटिंग टू देम. Absolutely. As they say, अगर आज हिंदुस्तानी वहां से गुड मॉर्निंग करके वापस हिंदुस्तान आ जाएं तो ब्रिटेन तो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा. मतलब बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही. जी, दुरुस्त बात है सर. आपसे ये पूछना था. और एट द मोमेंट विद अस मिस्टर आसिफ फारूकी, ही इज फ्रॉम राइट नाउ, ही इज विद अस फ्रॉम स्पीकिंग फ्रॉम लंदन. सर लंदन के कौन से इलाके से हैं वो भी बता दें कि विच एरिया ऑफ लंदन आर यू इन सर राइट नाउ? मैं सर बिल्कुल विक्टोरिया के करीब पिमलिको करके एक एरिया है. पिमलिको, यस, वंडरफुल. सैयदना साहब का मकान है, बोरा जमात के जो हेड है जी. एंड ही इज वेरी काइंड इनफ टू गिव मी फॉर अ वीक कि आप वहाँ रह सकते हैं फैमिली के साथ. माशाल्लाह, क्या बात है सर. तो सैयदना साहब के घर में रह रहे हैं, हिज होलीनेस के घर में आप रह रहे हैं. क्या बात है सर, वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल, रियली एंड ट्रूली वंडरफुल. यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड सर, यू आर ब्लेस्ड. सर ये बताएं. जी बोलिए, कुछ बोल रहे थे सर आप, प्लीज गो अहेड. आई एम रियली ब्लेस्ड. वंडरफुल. सर आप ये बताएं, अभी जो ओपिनियन पोल्स आ रही हैं, थोड़ी बहुत, खैर एग्जिट पोल्स तो अभी आ नहीं सकती हैं. एग्जिट पोल्स तो 3 नवंबर के पहले ही आएंगी, 1 नवंबर के आसपास आएंगी. लेकिन अभी तक जो ओपिनियन पोल्स आ रही हैं उसमें तो दिख रहा है साहब कि कांग्रेस बड़ा अच्छा कर रही है. जो 5 के 5 स्टेट चुनाव के लिए जा रहे हैं उसमें तो माशाल्लाह ज़बरदस्त, मतलब राहुल गांधी साहब, प्रियंका गांधी जी, कमलनाथ जी, अशोक गहलोत साहब, आपके बघेल साहब, और वो रेवंत रेड्डी साहब तेलंगाना में. अरे तेलंगाना में मतलब गजब है साहब. ये क्या हो गया, ये करिश्मा कैसे हो गया सर? ये इसके बारे में जरा बताएं प्लीज. सर देखिए, ओवरऑल कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया, सिवाय इसके कि पब्लिक को इनकी जो झूठी पॉलिसीज थी, जो झूठे वादे थे, जो झूठी थी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो खुल के उनके जहन में बिल्कुल क्लियर आ गई है. इन्होंने कोई पॉलिसी कोई अच्छी बनाई नहीं थी. इन्होंने पर्सनल अटैक करके चीज़ों को ख़राब दिखाया था कि भाई वो गांधी फैमिली ऐसी है और इनके अब्बा कौन है और ये कपड़े क्या है और इन्होंने देश को बर्बाद किया 70 साल. इस किस्म की बातें इन्होंने की थी, जो कि पब्लिक को खुद एहसास हो गया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनकी कोई पॉलिसी तो है नहीं, ये नफरत वाली पॉलिसी से ये गेम कर रहे हैं. और इनको अगर इस इलेक्शन में नहीं दूर किया तो ये तो हमारी इकोनॉमी और हमारे मामला को और ख़राब कर देंगे. इसके लिए इसका फायदा कांग्रेस को डायरेक्ट पहुंच रहा है. जबरदस्त. प्रदीप जी. फारूकी साहब, मोदी साहब कहता कि देखो ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ आवर इकोनॉमी. मिस्टर मोदी सेज लुक एट द ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ आवर इकोनॉमी. सब जितने भी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज है, जो स्टैंडर्ड ऑफ पुअर या मूडीज है, मॉर्गन स्टैनली है, IMF है, दे ऑल रेटिंग इंडिया 6.5 के आसपास एवरेज ग्रोथ के ऊपर, जीडीपी ग्रोथ. दैट्स व्हाट दे से. नाउ कांग्रेस इज स्टिल, और उन्होंने कहा कि एमएसएमईज देखो मैंने कितना स्ट्रेंथन किया है. मोदी साहब का कहना है एमएसएमईज इतना स्ट्रांग बना दे कि 15 करोड़ जॉब्स मैंने क्रिएट किया. मिस्टर मोदी, 15 करोड़ जॉब्स, आउट ऑफ 3.5 करोड़ इज वुमेन एम्प्लॉयमेंट. तो मोदी साहब का क्लेम यह है. बट राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, आज भी यही भाषण है, मित्रकाल से आजादी, बेरोजगारी से आजादी,
और जुमले से आजादी. How are you going to equate this, आसिफ फारूकी साहब? You couldn't? आप सुने नहीं? आसिफ फारूकी साहब, आपको आवाज आ रही है? आसिफ फारूकी साहब जी, मुझको आवाज आ रही है सर. जी, आप प्रश्न पूछा सुने कि वापस पूछूं मैं? नहीं, फिर से पूछ ले तो. अच्छा, मोदी साहब का कहना, नरेंद्र मोदी जी का कहना है, प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि ऑल द ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज वर्ल्ड वाइड इंडिया को एकदम 6.5 के एवरेज पे जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, चाहे वो मूडीज हो, आईएमएफ हो, मॉर्गन स्टैनली हो. और मोदी साहब का कहना है कि मैंने इंडिया में एमएसएमईज को इतना मजबूत कर दिया कि 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, जिसमें 3.5 के आसपास करोड़ वुमन एम्प्लॉयमेंट है. बट कांग्रेस के जितने लीडर्स हैं उनका कहना है कि राहुल गांधी जी है, प्रियंका गांधी जी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, उनका कहना है कि फिर वही स्लोगन, मित्रकाल से आजादी, बेरोजगारी से आजादी और जुमले से आजादी. फारूकी साहब, इसको कैसे आप रिलेट कर सकते हो? सर देखिए, ये जो ग्लोबल इकोनॉमी है जिस हम रोजाना सुनते रहते हैं, और काफी लोगों ने इसकी तारीफ की है कि इंडिया इसमें काफी आगे रहेगा. ये मोदी जी की कोई पॉलिसी से नहीं है सर. ये हमारी पॉपुलेशन जो है वो ऐड करने जा रही है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर. जो पॉजिटिविटी है, जो जनरल काम है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो 70 सालों से कांग्रेस ने मेहनत की थी, अब उसका फल जो है ये पॉपुलेशन होने की वजह से, हमारे जो लेबर सस्ते होने की वजह से हम वर्ल्ड मार्केट के अंदर बहुत सी इकोनॉमी को ऐड कर सकते हैं और उसको अच्छी बना सकते हैं, जिसका बेनिफिट डायरेक्ट हमारी कंट्री को मिलेगा. और मैं यहाँ आके जब मैंने देखा तो मुझको उस बात का एहसास हुआ कि ऐसे बात करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, ये इकोनॉमी है और ये डेटा है, लेकिन सर ये जो चीप लेबर जो हमारे वहाँ के हिंदुस्तानी हैं, जो रातों दिन मेहनत करते हैं, दिन में 24 घंटे में 12 घंटे मेहनत करते हैं, और जो उसका आउटपुट आता है न सिर्फ उनको डायरेक्ट बेनिफिट देता है बल्कि कंट्री को उसका बेनिफिट होता है. और हम इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी हद तक बड़े पैमाने पे उसकी इकोनॉमी के अंदर मदद कर पाते हैं, जिसका आप बोलबाला सुन रहे हैं कि हिंदुस्तान इकोनॉमी में आगे जा रहा है. और ये जो 15 करोड़ और 20 करोड़ की बातें कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने कोई जॉब क्रिएट नहीं की है सर. गवर्नमेंट ने कोई स्कीम नहीं लेके आई है सर कि जिसकी वजह से पब्लिक उसको काम कर सके. ये जो इंडिविजुअल लेवल पे जो लोग अपने काम को बढ़ा रहे हैं, उसका बेनिफिट कंट्री को और नेशनल इकोनॉमी एज वेल एज इंटरनेशनल इकोनॉमी को पहुंच रहा है. और हम इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे तरीके से कॉम्पीट कर पा रहे हैं चीप लेबर होने की वजह से. और अदरवाइज मैं तो ये कहूँगा, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर ये अच्छी कर दे तो हम और भी ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी कर पाएंगे अपनी कंट्री की और इंटरनेशनल लेवल की. माशाल्लाह. एट द मोमेंट आसिफ फारूकी साहब जॉइनिंग अस फ्रॉम लंदन. माशाल्लाह आसिफ फारूकी साहब, अभी भी आपको उम्मीद है कि ये सरकार जो है वो अपनी पॉलिसी ज़्यादा अच्छी करेगी, नीतियाँ बहुत अच्छी करेगी? लगता है आपको ऐसा होगा? मुझको ये आखिर में ये उखड़ गए हैं, और इनके लोग बाग, अभी जब मैं कुछ चंद लोगों से बात कर रहा था, अच्छे लोगों से बात कर रहा था, हमारे मित्र हैं, लेकिन वो उसी थॉट प्रोसेस के हैं, तो उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी देखिए जनवरी फरवरी में जब हमारे मंदिर का इनॉग्रेशन होगा तो उसके अंदर आप देख लीजिएगा. तो ये लोग, मुझको ऐसा लगा कि इनकी मानसिकता, इनकी सोच, इनकी समझ सिर्फ वही मंदिर मस्जिद और डिवीज़न के ऊपर ही कायम है. इनके अंदर कोई पॉलिसी और कोई स्कीम्स नहीं है जिसको लेके ये काम आगे कर पाएंगे. इसलिए उनको इस बात का खुद को एहसास है कि इकोनॉमिकली ये लोग बहुत ही बैकवर्ड होते चले जाएंगे अगर इस गवर्नमेंट के साथ रहेंगे. लेकिन आसिफ फारूकी साहब, आपको लगता है, क्योंकि आप इतने सालों तक पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर भी रहे हैं, अभी भी आप बड़ी, मतलब आपकी जो सोच है बहुत इंसाइसिव है पॉलिटिक्स को लेकर के. अनदर वन बाय द वे, आसिफ फारूकी साहब ऑफ द कांग्रेस जॉइनिंग अस फ्रॉम लंदन. सर, राम मंदिर में जो रामलला की मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी होगी, उसके बाद क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के
की जो पॉलिटिकल गुडविल है उसमें कुछ इजाफा होगा? आसिफ फारूकी साहब। फारूकी साहब, सर क्या राम मंदिर में जो जनवरी 22 को 2024 को जो सेरेमनी होने वाली है उसके बाद राम मंदिर के किवाड़ खोल दिए जाएंगे, क्या उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई राजनीतिक फायदा होगा? सर इमोशनल लेवल पे मैं भी राम जी के साथ में हूँ और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं वेलकम करता हूँ कि रिलीजियस लेवल पे बिल्कुल फायदा होगा। लेकिन जो लोग पॉलिसीज और काम और इकोनॉमी के लिए सोचते हैं, जिनको ये जहन है कि ये सब सारी चीज़ें जो है पर्सनल हैं, अगर रिलीजन की बात अगर है, लेकिन इकोनॉमी सबके लिए है, तो वो उनको डेफिनेटली सेटबैक होगा कि ये गवर्नमेंट सिर्फ रिलीजन्स के ऊपर काम करती है, नफरत और लोगों के दिलों में दरार पैदा करके वोट हासिल करना चाहती है, और कोई इनकी पॉलिसीज बना के हमारे मुल्क को और ग्लोबल इकोनॉमी को कोई फ़ायदा पहुंचाना नहीं चाहती है, जिसका नुकसान जो है आम जनता को होगा। और जो जनता आज गरीब है कल उससे ज़्यादा गरीब हो जाएगी। चंद लोग ज़रूर अमीर हो जाएंगे, कुछ राम मंदिर के नाम पे, कुछ वहाँ पे होटल शोटल बड़े बना के, कुछ वहाँ पे बड़े मेले लगा के, लेकिन ओवरऑल उसका नुकसान पहुँचेगा कंट्री को और ग्लोबल इकोनॉमी को। आसिफ जी, बट यहां तक रुकते नहीं, इट डजंट स्टॉप देयर, इट डजंट स्टॉप देयर, बिकॉज आज के तारीख में हर प्लेटफॉर्म पर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा, एवरी जो 5 स्टेट इलेक्शन है, हर मंच पर यही बोल रहे हैं कि देखो नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का संकल्प 22 जो डेट बजाज साहब ने बोला 22 जैन, और वक्त भी मुहूर्त भी बोलते हैं 12:22 को, और कांग्रेस ने हमेशा 550 साल के बाद राम मंदिर का फिर पुनर्निर्माण हो रहा है, और कांग्रेस ने 70 साल में विरोध किया राम मंदिर का। दैट इज व्हाट वी आर हाईलाइटिंग, और बार बार हर मंच पे ये बोल रहे हैं कि मोदी जी ने इनका भूमि पूजन भी मोदी जी ने किया था 5th of August 2019। नाउ द एंटायर एजेंडा इज दैट कांग्रेस हैज नेवर और वर्कड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ राम मंदिर। तो आपको नहीं लगता पॉलिटिकली बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाएगा? 2024 इलेक्शन जनवरी में ये है और मई में इलेक्शन है। आसिफ फारूकी साहब। नहीं सर, अगर आप देखें तो पहली बात तो लेट मी करेक्ट यू, राम मंदिर का कांग्रेस ने कभी भी इनकार नहीं किया, अपोज नहीं किया। 70 साल हुए या आप 100 सालों से जोड़ ले जो उसके केसेस चले आ रहे थे, वो एक जमीन का मामला था, और उसको कांग्रेस ने हमेशा कोर्ट के अंदर जो भी फैसला हो, और खुद मुसलमानों ने भी यही यकीन किया था कि जो भी फैसला आएगा हम उसको मानेंगे। लेकिन वक्त के साथ ये एहसास हुआ कि इन लोगों ने जो फैसले किए हैं वो कोर्ट के फैसले से ज़रूर किया है, लेकिन वो फैसला जो है वो एक आस्था के ऊपर हुआ है, न कि वो जजमेंट जो कोर्ट के अंदर मामलात होते हैं, जो कानून के अंदर जो बातें होती है ज़मीन की, उस तरीके से हुआ है, जिसमें कांग्रेस अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखा है, कल भी रखा है और आइंदा भी दूर रखेगी, क्योंकि हमारी कोर्ट किसी की इमोशंस और आस्था पे नहीं चलती है। और बीजेपी ने आके उसके ऊपर फैसला किया, हमने वेलकम किया, क्योंकि एज अ मुस्लिम होने के नाते मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारे मुसलमानों ने ओवर द पीरियड ये देख लिया था कि हम लोग कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिसमें कत्ल, खून रेजी, मारपीट होगी, जो कि पिछले एक दहाई से ये शुरू हो गया था कि ये मारपीट के हर तरीके से इसको लेना चाहते। तो हमने उसको एक तरीके से अपने जहन में ये बिठा लिया था कि हम कोई भी मारपीट से नहीं काम करेंगे राम मंदिर के लिए या बाबरी मस्जिद के लिए, और उसमें हम कायम रहे। और उसको अगर ये अपना सक्सेस जोड़ते हैं तो इनको मुबारक हो, लेकिन ये अपने गरीबान में अगर झांक के देखें तो ये इनके लिए बहुत बड़ी शिकस्त है, क्योंकि पब्लिक ने माना है उस बात को, इनकी आस्था को।
और हमने वेलकम किया है अपने हिंदू भाइयों के लिए कि हम मारपीट नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू भाइयों के भी दिल में दर्द होगा कि किस तरीके से बीजेपी ने इसको तोड़ मड़ोड़ के राम मंदिर के केस को आगे रखा है। सर आप खुद उसको देख लीजिए। जी आसिफ फारूकी जी, आर्टिकल 370 के बारे में जो बजाज साहब बार बार कहते हैं कि पहले एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिक थी शीला रशीद आज सबसे प्रो मोदी बात करने वाले कि अगर किसी ने कश्मीर में थोड़ा बिजनेस और अच्छा वातावरण बना दिया, दैट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। दैट इज द चेंजिंग टोन ऑफ शीला रशीद। शी हैज बीन एन आर्डेंट क्रिटिक ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अर्लियर, बट असल में यह भी है कि फुटफॉल्स कश्मीर में सबसे ज्यादा हुआ है, सबसे ज्यादा। और क्या इंडिया और प्राइम मिनिस्टर का स्टैंड दैट वी विल नॉट टॉक टू पाकिस्तान, वी विल नॉट टॉक टू हुर्रियत, वी विल नॉट टॉक टू जमात एंड वी विल ओनली टॉक टू द पीपल ऑफ कश्मीर, क्या ये पॉलिसीज चेंज लाया है कश्मीर में? कश्मीर में बिजनेस फुटफॉल्स ज्यादा हुआ है, टूरिज्म फुटफॉल्स हाईएस्ट सिंस इंडिपेंडेंस है, तो एंड आर्टिकल 370 इज गोइंग टू बी अ शोकेस प्रोजेक्ट ऑफ द बीजेपी इन द कमिंग इलेक्शन 2024 में। तो आप इसको कैसे देखते हो आसिफ फारूकी साहब? सर 370 इन्होंने किया और उसके बाद के हालात आप देख रहे हैं। 3 रोज पहले हमारे एक जवान की डेथ हुई है और ये कंट्रोल नहीं, आज और कल के बीच में 5 की हुई है जी 5। तो आपके पास उसका पूरा ओपन रिजल्ट है सर जी कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और नंबर 370 हो या कोई भी करने का, हमको वहां पे एक अच्छा वातावरण चाहिए होना। मेरे ख्याल से आप कंपेयर करें तो कांग्रेस के ज़माने में ये ज़्यादा अच्छा था वहाँ का हालात बनिस्बत आज के। तो एक आम जनता के लिए तो कोई फ़र्क वाली बात नहीं है सर। और ये जो भी क्लेम करते हैं ये झूठा क्लेम है इनका। आप खुद देख सकते हैं कि कितने जवान आज भी मारे जा रहे हैं वहाँ। सर वो रजौरी के आसपास मिलिटेंसी वापस आ गई है। कल हमारे 2 अफसर, 1 जेसीओ और 2 जवान मारे गए। बड़ी अफसोसनाक बात है, बहुत अफसोसनाक जी हुआ है। and I think that's I don't know, and the other thing also is I don't know whether Mr. Farooqi knows about this or not. I'm still wondering, Pradeep ji, where are the bulletproof vests? All the people serving in Jammu and Kashmir were supposed to get those Kevlar bulletproof vests and all that. And order high-tech gadgets, then weapons. That अरे वो 1.5 लाख Kevlar bulletproof vest का क्या हुआ? मतलब ये तो मरे जा रहे हैं बेचारे। मतलब this is like terrible. 2 captains, 1 major is also injured. I hope he survived. Yes. I mean this is like, and 1 JCO. This is absolutely terrible what is happening and nobody. और सबसे बड़ी बात क्या है आसिफ फारूकी साहब, यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता आज की तारीख में। फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो जिस भी मंत्री से आप बात करें, जो भी बात करें, तो आपको स्पष्टीकरण मिल जाता था। यू वुड गेट एन एक्सप्लेनेशन कि यार ये हुआ है और इसकी वजह से नहीं हुआ है। अभी आज की तारीख में कोई बात नहीं करता है। आसिफ फारूकी साहब ये क्या है, ये जरा बताएं। सर देखिए ये अपनी मर्जी से अपना काम करते हैं। जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो पड़ोसी मुल्क के साथ हम अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते थे, न सिर्फ कि हमारा फ़ायदा हो बल्कि हम कंट्री लेवल पे उसके मामलात को दुरुस्त करके एक जनता को अच्छा एहसास दिलाना चाहते थे। लेकिन इन्होंने हमेशा उसको क्रिटिसाइज किया था। उसके बाद ये खुद चले गए, नवाज शरीफ से मुलाकात की इन्होंने और अब उस बात को अब मित्रता में जोड़ने लगे। अपने मुंह की खाई सर, हमारे जवान को मरवा दिया इन्होंने और एक आंसू नहीं रोए और कभी भी अपने आप को ये ब्लेम नहीं किया कि ये किस तरीके से अननेसेसरी एक उनकी दावत खाने चले गए, बिरयानी खाने चले गए, एक हमारे जवानों के खून के ऊपर उन्होंने होली खेल ली उसके लिए और अपनी बिरयानी खाई। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है सर। कांग्रेस ने इस किस्म का कभी भी कोई काम नहीं किया है सर। हाँ, कांग्रेस हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा ताल्लुकात रखना चाहती है और आगे भी रखेगी, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ किसी की जान, किसी की खून के ऊपर सर। हम उस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं और ये पॉलिसीज जो है कांग्रेस की, आपको उनके जब सत्ता में थी तो वो नज़र आती रही होगी, चाहे वो मनमोहन सिंह की हो, चाहे इंदिरा जी की रही हो और स्टार्टिंग विद हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी के ज़माने की। आसिफ फारूकी साहब, तो 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हैं वो आपको क्या दिख रहा है कि सर ये लोग अपने जी सर, क्योंकि ये इनको पब्लिक ने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि ये सिर्फ बातों से काम करके
अपना वोट लेना चाहते हैं। इनका ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं है, इकोनॉमी की कोई पॉलिसी नहीं है, और किसी अवाम के लिए कोई नौकरी या कोई काम नहीं है। ये दो चार जो इनके बिजनेस टाइकून्स हैं उनके लिए ये काम करती है ये गवर्नमेंट, और पैसे जमा करके कुछ लोगों को वो आगे बढ़ा के अपना वोट जमा करके जीतना चाहती है। इसलिए जनता इनको समझ चुकी है, और कांग्रेस और हमारे साथ जो दूसरी और पार्टियां हैं उनका बड़ा अच्छा इसमें मामला हो गया है कि ये चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई हैं। आसिफ फारूकी साहब, इस वक्त आप लंदन में हैं, विलायत में हैं आप इस वक्त, सर वहां पर जो हिंदुस्तानी हैं जिनसे आप हर रोज मिल रहे हैं, उनका सर। क्या विचार है भारत के बारे में, भारतीय प्रधानमंत्री जी के बारे में? सर और अगर बोल दूंगा तो हंगामा हो जाएगा सर। सर बोलिए ना, हंगामा सर, करिए। ऑन रिकॉर्ड ये है कि ऑफिशियल ये लोग अनऑफिशियल बन के जाते हैं संस्थाओं में और दूसरी जगहों पे, और मोदी और इस किस्म की वो लगाते हैं। पब्लिक नहीं चाहती है। अब सोचिए, यहाँ पे एक हमारे कंट्री का कोई ऑफिशियल रहेगा जो अनऑफिशियल तरीके से बुला के बोलेगा कि आप ऐसा थोड़ा कर लो यार, देख लो गवर्नमेंट है, तो आदमी सोचता है यहाँ रहना है, वक्त ज़रूरत पे काम आता है तो वो कर देता है। लेकिन दिली तौर पे वो इनकी पॉलिसीज से बिल्कुल Did we just lose his audio? He's got a phone call. Asif Faruqi साहब, are you getting a phone call? उनकी पॉलिसीज से ये परेशान है। जी। आप अभी देख लीजिए सर, ओसीआई कांग्रेस गवर्नमेंट की ये देन थी, ओसीआई और पीआईओ, और इन्होंने अचानक जो है उसके अंदर एक बार ओसीआई आपका हो गया तो यू आर एज गुड एज अ सिटीजनशिप, आपको वोटिंग राइट्स नहीं रहता था। जी। लेकिन अचानक के अंदर बहुत सी चेंजेस ये लाके फिर से आप अप्लाई कीजिए, फिर से आप सारे अपने पासपोर्ट्स और दूसरी सब डिटेल्स दीजिए और फिर से रजिस्ट्रेशन कराइए। तो यहाँ की जनता अंदरूनी तौर पर परेशान है। लेकिन हम डरते हैं सर, ये तो अपनी जो काम करते हैं दुश्मनी की वो करते हैं, पॉलिसी पे काम करते हैं, आपके पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए कोई सवाल जवाब इनसे नहीं करता है। वरना ये तो इनकी पॉलिसीज बड़ी खराब करते जा रहे हैं। यानी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो ओसीआई कार्ड है, हाँ, उसमें वो मामला जरा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है बहुत, कहने का मतलब वो ये। बहुत जी, हमारा ये था ओसीआई का सर कि एक बार आपको ओसीआई मिल जाती है तो यू आर एज गुड एज अ इंडियन सिटीजन, एक्सेप्ट कि वोटिंग राइट्स नहीं रहते थे। जी, कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आपको भारत आना हो, कुछ आना हो, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब वो लाइफ लॉन्ग हो जाता था सर आपका, एंड टू रजिस्टर एनीवेयर आपको एक बुकलेट मिल जाती थी और एक वीज़ा रहता था जो लाइफ लॉन्ग रहता था। लेकिन अब उसको फिर से री रजिस्ट्रेशन कराइए, गिव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, फिर उसमें करेंगे, फिर ये माइनॉरिटीज़ अलग करेंगे, मेजॉरिटी अलग करेंगे, उसमें तो 3-5 करेंगे, सब परेशान करने का इन्होंने काम कर दिया है, जिसके नतायज बड़े ख़राब आएंगे फ्यूचर के अंदर कि आदमी परेशान हो जाएगा सर। इनफैक्ट इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, मनमोहन सिंह साहब के वक्त एनआरआई मिनिस्टर भी हुआ करते थे, हमारे जगदीश टाइटर साहब एनआरआई मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत बढ़िया कॉन्फ्रेंस भी करी थी यहाँ पे बॉम्बे में। जी जी, बताएं सर। सर आज दुबई के अंदर 22,000 हिंदुस्तानी फैमिली जो है वो एप्लीकेशन दी हुई है सेटल डाउन होने के लिए इन दुबई। तो यू कैन इमेजिन कि ये किस टाइप के लोग वहाँ से निकल रहे हैं। ये कोई वर्कर क्लास नहीं है, ये जो अच्छा हमारी इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सकते थे हमारे हिंदुस्तान में बैठ के, क्योंकि आपकी पॉलिसी नहीं है, आपकी पॉलिसी पीछे पड़ के उनको परेशान करने की है, इसलिए ये फैमिलीज़ ने अपना एक अलग रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की है, जो कि आगे आने वाले दिनों में जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके लिए परेशानी का बाज बनेगी, अनलेस एंड अनटिल इस पॉलिसी को हम लोग अच्छे तरीके से फिर से उसको चेक करके सही ना करें। आसिफ जी, आई वांट टू नो, यहाँ पर बहुत मीडिया में टॉक है जिस प्रकार से स्ट्रिक्टली और वेरी कॉन्फिडेंस के साथ नरेंद्र मोदी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज हैंडल्ड द खालिस्तान इशू इन यूके, स्पेशली लंदन। वहां पर एनआईए का केस रखना, एनआईए के ऑफिसर्स वहां पर विजिट करना और ब्रिटिश गवर्नमेंट पे एक्शन लेने के लिए पुश करना, प्रेशराइज करना,
तो हाउ डू द लोकल सी दैट द एक्शन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट? क्या उनको लगता है वेरी कॉन्फिडेंट असर्टिव एक्शन सरकार की तरफ से जा रहा है? बिकॉज एम्बेसी पर अटैक हुआ था, आप इस तरफ यू आर राइट नाउ इन यूके, हाउ डू यू सी दैट? व्हाट इज द जनरल रिएक्शन ऑफ द इंडियन ऑडियंस देयर? सर, जो सवाल आपने पूछा है वो आम जनता के अंदर तो नहीं है, लेकिन एक सवाल उसी सवाल से मिलता जुलता आपको कनाडा वाले इश्यू पे मैं बता दूं। जी, बोलिए इतनी सर। ठीक हो रही है हमारी, इतनी खराब चीज जा रही है, हम कुछ भी बोलते रहे सर। दे हैव गॉट ऑल द एविडेंस। वो इनको हलफ में अटक चुका है, इनको परेशानी हो गई है, और वो हमारे कल्चर के लिए, हमारी पॉलिसी के लिए बहुत ख़राब एक एग्जाम्पल हो गया है जो इन्होंने कनाडा का किया है सर। और मुझको नहीं समझ में आता है कि ये किस तरीके से हम लोग अपनी इस ख़राब पोजीशन को बचा पाएंगे। तो इस किस्म के वाक़े बीजेपी गवर्नमेंट ने आके इंटरनेशनल लेवल पे जो किया है उससे फ़ायदा तो नहीं है, एक आम जनता को बहुत ही नुकसान पहुंचेगा और उसका बड़ा ख़राब रिजल्ट आ सकता है। आप अगर पिछले दिनों देखें सर, लंदन के अंदर, यूके के अंदर देख लें, कनाडा में देख लें, यूएस के अंदर देख लें कि आज गवर्नमेंट के बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर ही, इंक्लूडिंग कि हम मिनिस्टर्स और इनके वाइस प्रेसिडेंट तक इंडियंस बन रहे हैं। और उस क्यों बने हैं? इसमें इंडियन गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है, इसमें इंडिविजुअल लोगों ने आके यहाँ पे मेहनत की, इतने टैलेंटेड थे कि उन्होंने ये काम किया। और लेकिन उस टैलेंट के ऊपर इंडिया गवर्नमेंट ने जो कनाडा का पॉलिसी के साथ किया और जो जिस तरीके से वो वाक़या है सर, वो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है सर। एंड आई थिंक वी शुड बी अशेम्ड इन द फ्यूचर। अगर वो उन्होंने एकदम सरफेस पे लेके आ गए उसको और सारे प्रूफ उनके इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर अगर आ जाएगा तो ये बड़ी हमारे लिए ख़राब बात होगी। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, अभी अभी जो इस वक्त फिलिस्तीन में जो मसला चल रहा है गाज़ा में, उसके पहले जिस प्रकार मोदी सरकार ने, हमारी सरकार ने इजराइल को सपोर्ट किया, इजराइल का समर्थन किया, हामस को अटैक किया, उसका क्या रिएक्शन हुआ है सर यहाँ इंडियन कम्युनिटी में? couldn't hear it well. आसिफ सर, फारूकी सर। आपने देखा होगा जी कि इन्होंने 3 रोज पहले इजराइल का सपोर्ट कर दिया जी अपनी। इससे आपको क्या, और 2 रोज के बाद फिर कि नहीं हमारी पॉलिसी फिर वही रहेगी जो पैलेस्टाइन के साथ में। जी। इससे आपको क्या समझ में आई? इसके आपको समझ में आई कि इनके पास कोई डेटा या किसी बैकग्राउंड के ऊपर इनके फैसले नहीं होते हैं। इनके फैसले राजा महाराजा अपनी मर्जी की तरह से होते हैं कि हमको कांग्रेस की और पिछली पॉलिसी थी, हम उसके अगेंस्ट करेंगे। लेकिन इनको अंदरूनी तौर पे बहुत फटकार हुई जब इन्होंने सारे डेटा देखा कि बोले हम तो अपनी जगह से बहुत बेइज्जत हो जाएंगे, तो इनको अपना वो फैसला वापस लेना पड़ा और उन्होंने वही पॉलिसी अख्तियार की जो इंडिया गवर्नमेंट पिछले 70, 80, 100 सालों से कर रही थी। और ख़ास तौर से 60s के बाद जो पॉलिसी बनाई थी, जो नाम का आया था, तो उस पॉलिसी में हम लोग लीडर थे और लीडर हैं और रहेंगे। लेकिन अगर हम लोगों ने गलत चीज़ पे फोकस कर दिया और इसराइल को सपोर्ट कर दिया तो इंडिया को खुद लगा, बीजेपी गवर्नमेंट को खुद लगा कि इसमें हमारी भूल हो जाएगी, इस पर ये लोग पॉलिसी वापस लेते हैं। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो कांग्रेस गवर्नमेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग है थी और आगे रहेगी सर, और इसी पे इनको काम करना पड़ेगा। अदरवाइज जो इन्होंने फैसले किए हैं नए गवर्नमेंट में वो गलत साबित होंगे और उसका खमियाजा हमको और आवाम को भुगतना पड़ेगा। Right, thank you very much, Mr. Asif Faruqi. Great pleasure talking to you, Mr. Asif Faruqi, joining us from London and giving us the view of India from the UK. Thank you very much, sir. Thank you. All the very best. much. Namaskar, sir. God bless you. Thank you. Mr. Asif Faruqi joining us from London. Yes. And that is one particular point of view, whereas he says, and it is absolutely true, we first came out in support, looked like we came out in support of Israel, which we did. We attacked Hamas and condemned Hamas, which is absolutely true. We should, because we condemn all acts of terrorism. And after that, we came back with a balance when we realized that the bombing that Israel is indulging in is taking a lot of innocent lives.
So I don't see anything wrong with that. By the way, I don't agree with Mr. Bharat. And what was more, I liked, I wanted his comments on what happened, how the people, Indians in London thinks about the action taken on Khalistanis. Yes. That was something that He didn't we want tried to avoid it very easily. He only wanted to talk about Canada. He didn't want to talk about London. Yes, yes. My point is, even if it is true that we actually knocked off this guy in Canada, I will be very proud. I'm very, very proud. More power to RNAW and more power to everybody else. And knock off these guys. And I think 1 or 2 was knocked down in UK itself. And some in Pakistan. Bilkul. So let's be very clear. And today US telling us that you are going to knock out Pannu, we save Pannu. It's whatever you call it, because these are all responsible nations. This is the biggest powerful country in the world telling India that we don't like you knocking out Pannu in our country. Well, then arrest him. Because he's indulging in anti-India activities. He is actually instigating people to indulge in violence against Indians in Canada and in the US. सैन फ्रांसिस्को में जो हमारा ही कॉन्सुलेट जो है उसको जलाया गया, उस पर अटैक किया गया इन पन्नू साहब की वजह से. उन्होंने इंस्टिगेट किया लोगों को. Now, my point is, as far as the Americans are concerned, the Americans don't think that the problems of the rest of the world are their problems. Yes, exactly. They're not concerned unless and until it hits them in the face. Bilkul. Let's be very clear. 9/11 happened and they suddenly woke up to the fact that, hey, there is somebody called Osama bin Laden. You know, the rest of the world was telling them, the Israelis were telling them, hey, listen, these guys are going to kill you. Nobody believed them. And as far as these chaps are concerned in Canada, all these so-called Khalistanis, they are all mafia dons. They are selling drugs. All these drugs are being supplied all over Canada. Exactly. And by the way, in the United States. Bilkul. It's only when the problem blows up in the face of the United States of America that America will realize that, hey, the Indians were right. Maybe we should work with them. I mean, now it's their interest that is, whatever interest, how can Pannu be a big interest for them? It seems to be counted. But this is not the way how, if you have a relationship with the country, if their interests are being hurt, it's your duty to take care of it. And if he's openly telling you about don't fly in this particular flight after 18th or 20th or whatever you call it, then it is something very serious. he's actually He's got information on terror acts. He's actually threatening to blow up our aircraft. Exactly, sir. Our passenger aircraft. Bilkul. Now the problem is Americans will be affected only if an American airliner blows up. Otherwise they won't be. Other lives are of no consequence to Americans. Let's be very clear. And as far as the Israelis are concerned, they're with the Israelis because the Jewish lobby is very, very strong in the United States of America. Which is why each time anything happens in Israel, Mr. Antony Blinken, Secretary of State, who himself is a Jew by the way, is right there with the Israelis. In fact, they have already begun firing on the Syrian troops in the various spots of Syria, and you got the whole warship out there. Because they said that these areas were being controlled by the Iranian Hezbollah. Yes, that's what they said. Now my point is, when America goes out and kills a few people, that's justice. When India tries to protect itself, that's terrorism. You gotta be kidding me. It doesn't work like that. As Mr. S. Jaishankar said, it's only when my interest becomes your interest that your interest will become mine. Exactly. Otherwise, thank you very much. That's it. And number two, you don't want our business? We'll take it elsewhere. Let's be very clear. At the moment, we've ordered how many planes, Pradeep? 200 planes from the US. The biggest order of the probably aviation industry. Yes. You don't want it? The French are waiting. The Germans are waiting. Please come, take our aircraft. Thank you very much. We have no problem at all. Let's be very clear. This is what India has said. India's interest is India's interest. That's it. We will fight only for what is good for India, not what is good for the United States of America. The Americans will fight for what is good for the Americans, and wherever our interests match, we'll shake hands, and wherever we don't, we'll say thank you very much. See you another day. That's it. I think the Americans should realize that. And if they don't, well, they don't. That's all there is to it. I like this guy, this S. Jaishankar, the foreign minister, and the kind of robustness and a kind of assertion and aggressiveness that he has brought into Indian foreign policy, which I think
was long overdue. You don't talk openly about our economic policy. I'm sorry, the external affairs. Yes. But he has been openly flouting it. Said we are going to deal with them. We are going to talk to them, and it's our interest to do so. Yes, absolutely. Right, now let's come